हेलो स्टूडेंट्स हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मॉड्यूल 4 का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम इस वीडियो लेक्चर में 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। बच्चों 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल बोले या उसी को सेल्फ स्टार्टिंग मोटर भी कहते हैं। तो एग्जाम में चाहे 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछें या सेल्फ स्टार्टिंग मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछें, एक ही बात है। तो बच्चों किसी भी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के पहले जो हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर के पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि मोटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, जरा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल इजीली डिस्कस कर पाएं। तो बच्चों देखो अपने पास कुछ मोटर का बेसिक प्रिंसिपल कुछ इस तरीके का था। किसी भी मोटर के 2 पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट था, रोटर रोटेटिंग पार्ट्स था। अब दोनों ही पार्ट्स के अलग अलग इंडिविजुअल फ्लक्स थे, वो दोनों फ्लक्स आपस में इंटरलिंक कर लेंगे। वो क्या दे देंगे आपको, नेट फ्लक्स। उस नेट फ्लक्स की वजह से आपको फैराडे लॉ से क्या मिल जाएगा, नेट ईएमएफ। वो नेट ईएमएफ क्या जनरेट कर देगा, नेट टॉर्क। वो नेट टॉर्क अप्लीकेबल हो जाएगा कहाँ पे, रोटर पे, और आपका रोटर मूव कर जाएगा। जब आपका रोटर मूव कर जाएगा तब आपकी मोटर रन कर जाएगी। तो बच्चों आइए जरा सा इसी बेसिक प्रिंसिपल को अब हम लोग अपने इस 3 फेज इंडक्शन मोटर में अप्लीकेबल करते हैं। तो बच्चों 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है उसको हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग मोटर भी कहते हैं। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं मोटर का क्या काम होता है, मोटर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको देते हैं इनपुट में, और वो उसको चेंज करके बदले में आपको क्या देता है, मैकेनिकल एनर्जी। यानी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी होगी। तो बच्चों आइए देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। अब जैसा कि बच्चों हम लोग को मालूम है किसी भी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करने के लिए उसके 2 पार्ट होंगे, स्टेटर और रोटर। तो बच्चों वहाँ पे जाने के पहले सबसे पहले जिस भी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल एग्जाम में आपसे लिखने को बोलेगा उसको हम बताएंगे कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। तो जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, उसी को सेल्फ स्टार्टिंग मोटर क्यों कह रहे हैं आगे भी डिस्कस करते हैं। जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर या सेल्फ स्टार्टिंग मोटर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये जो मोटर होती है ये मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेगी। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है हम लोग इसको डीप में देखेंगे। फैराडे लॉ से जो आपको ईएमएफ जनरेट होकर मिलता है, वही जो ईएमएफ होता है फैराडे लॉ से जो आपको जनरेट करके मिल रहा होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। कैसे इंड्यूस होता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे अपने इस वीडियो में। तो बच्चों जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल लिखने के लिए मोटर के कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे। कौन कौन से, एक स्टेटर दूसरा रोटर। तो बच्चों देखो इस तरीके से आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये रहा आपका इस तरीके का एक पार्ट जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टेटर, और एक रहा ये दूसरा पार्ट जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रोटर। स्टेटर जो होगा वो मोटर का स्टेशनरी पार्ट होगा, रोटर जो होगा वो रोटेटिंग पार्ट होगा। कोई भी मोटर तब रन करेगी जब आपका रोटर रन करेगा। अब रोटर बच्चों कब रन करेगा, जब इस पे टॉर्क लगेगा। तो वो टॉर्क कैसे मिलना है, वही चीज़ मेन है। तो हमने यहाँ पे मोटर के 2 पार्ट ले लिए, एक स्टेटर ले लिया, दूसरा रोटर ले लिया। अब बच्चों रोटर में इस तरीके से उसके कंडक्टर्स होंगे, इस तरीके से ये रहे, तो इनको बोलेंगे रोटर कंडक्टर्स, जिसको हमने फिगर 1 कह लिया। तो ये रहा आपका फिगर 1। फिगर 1 में आपके 2 पार्ट हैं, एक स्टेटर दूसरा रोटर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी मोटर होगी हम वही वाली सप्लाई देंगे। सप्लाई जब हम देंगे तो सप्लाई कहाँ देंगे बच्चों, सप्लाई हम लोग सबसे पहले स्टेटर पे देंगे। क्योंकि ये देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसका मतलब हमें 3 फेज एसी सप्लाई देनी होगी। क्लियर हो गई बच्चे बात। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से 1 2 3, चूंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसीलिए हम 3 फेज एसी सप्लाई देंगे। कहाँ पे देंगे, स्टेटर में देंगे। तो बच्चों देखो ये स्टेटर था, इसीलिए हमने स्टेटर पे क्या करा, आपने इस तरीके से ऐसे 3 फेज आपने एसी सप्लाई दे दी स्टेटर पे। तो आपने 3 फेज एसी सप्लाई दे दी, कहाँ पे दे दी, स्टेटर में। जब बच्चों आपने स्टेटर में 3 फेज एसी सप्लाई दे दी तो फिर क्या होगा, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इस तरह से आपका फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। ये रहा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एसी सप्लाई पास कर दी। कहाँ पे पास कर दी, स्टेटर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर। जब बच्चों आपने एसी सप्लाई दे दी तो क्या जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। तो इस तरीके से आपका फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, जैसा कि आपने ये दिखा दिया डायग्राम में। अब बच्चों चूंकि जब हम लोगों ने सप्लाई एसी दी है तो जो फ्लक्स जनरेट होगा वो भी क्या होगा, वो भी एसी होगा। तो एसी होने की वजह से वो क्या करेगा, वो मूव करेगा, रोटेट करेगा। तो जब रोटेट करेगा तो किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्शन ऐसे दिखा दी क्लॉकवाइज, कि आपका जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब ये रोटेटिंग फ्लक्स को हम लोग आरएमएफ कहते हैं।
आर मीन्स रोटेटिंग, एफ मीन्स मैग्नेटिक, एफ मीन्स फ्लक्स या फील्ड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आपका फ्लक्स जनरेट हो रहा है, चूंकि जब एसी सप्लाई देंगे तो फ्लक्स भी एसी होगा, एसी होने की वजह से ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो बच्चों किसी स्पीड से रोटेट करेगा, तो वो स्पीड जो होगी उसको बोलेंगे सिंक्रोनस स्पीड। स्पीड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, सिंक्रोनस होने की वजह से उसको एनएस से डिनोट करेंगे, एस मीन सिंक्रोनस। तो एनएस को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, एनएस को बोलेंगे सिंक्रोनस स्पीड, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 120 एफ इंटू पी। तो बच्चों सिंक्रोनस स्पीड कौन सी स्पीड होगी, वो स्पीड होगी जिस स्पीड से आपकी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही होगी। सो सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों सबसे पहले हमने स्टेटर में सप्लाई दी, सप्लाई देने की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, फ्लक्स जनरेट हो गया, जो क्या कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब रोटेट करेगा तो कौन सी स्पीड से रोटेट करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा, जिसको हम एनएस बोलेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 एफ अपॉन पी, जहां पे एफ बच्चों क्या होता है, एफ आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा और पी क्या होंगे, पी नंबर ऑफ पोल्स होंगे। क्लियर हो गई बच्चों ये बात। तो ये आपका पहला डायग्राम हो गया। अब आइए बच्चों आगे वाले डायग्राम में चलते हैं, डायग्राम बी। डायग्राम बी में देखो आपके दो पार्ट्स तो वैसे ही रहेंगे, एक स्टेटर दूसरा रोटर, और रोटर में ये क्या है, इस तरीके से, रोटर में इस तरीके से कंडक्टर है आपका। अब बच्चों देखो आपका पहला डायग्राम जितना बन चुका था उतना तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है, पहले डायग्राम को भी यहाँ पे कंटिन्यू करना है इस तरीके से। जब आपने पहले डायग्राम में सप्लाई दी थी तो इस तरीके से क्या जनरेट हो गई थी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई थी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अब चूंकि बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी ये क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है इस तरीके से, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एज्यूम करा था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चूंकि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करते करते बच्चों किसके कांटेक्ट में आएगी, ये रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आएगी। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये रोटर कंडक्टर आपके स्टेशनरी होते हैं, मींस फिक्स होते हैं, जबकि फ्लक्स आपका मूविंग होता है। तो अब बच्चों ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटेट करते करते रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आएगी। जब रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आएगी तो फैराडे लॉ से इसको क्या करेगी, इसको कट करेगी। जब कट करेगी तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। क्लियर हो रही बच्चों ये बात। तो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट करते करते रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आता है। रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आने के बाद ये इसको कट करता है। चूंकि रोटर कंडक्टर आपके स्टेशनरी होते हैं, ये फ्लक्स आपका मूविंग होता है, तो अब रोटर कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है। तो स्टेटर के रोटर के कंडक्टर आपके स्टेशनरी है और रोटर ये आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चूंकि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो ये फ्लक्स जो है आपका ये रोटर कंडक्टर को कट करता है। जब कट करता है तो बच्चों फैराडे लॉ से क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। अब ईएमएफ बच्चों कहाँ पे जनरेट हो गया, रोटर कंडक्टर में जनरेट हो गया इस तरीके से। अब चूंकि बच्चों देखो रोटर कंडक्टर जो है ये आपका इस तरीके से देखो क्लोज सर्किट है। तो जब आपके पास कोई भी क्लोज सर्किट होता है और उस पर वोल्टेज होता है तो वो क्या करता है, वो वोल्टेज करंट जनरेट कर देता है। तो अब ये जो आपका रोटर कंडक्टर है इस पे जब फैराडे लॉ से वोल्टेज जनरेट हो गया, तो अब ये वोल्टेज चूंकि रोटर कंडक्टर क्लोज सर्किट है, ये देखो क्लोज सर्किट है, तो वोल्टेज क्या कर देता है, करंट जनरेट कर देता है। तो अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर जाती है। तो करंट को इस तरीके से हम लोगों ने ऐसे क्रॉस से दिखा दिया। क्रॉस का मतलब अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर गया। तो अब जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर जाएगा तो इसको बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस तरीके से बच्चों आपका कंडक्टर जो है इस तरीके से करंट कैरी करने लगेगा, उसमें करंट फ्लो करने लगेगा। करंट किस वजह से आया, आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करते करते रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आएगा। चूंकि रोटर कंडक्टर स्टेशनरी है तो ये रोटर कंडक्टर को क्या करेगा, कट करेगा। तो फैराडे लॉ से उसमें क्या जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ। अब बच्चों चूंकि रोटर कंडक्टर आपका क्लोज सर्किट था, इसीलिए वो ईएमएफ क्या करेगा, करंट जनरेट कर देगा। जब करंट जनरेट हो जाएगा तो इस तरीके से क्रॉस हो जाएगा। इसीलिए बच्चों हमने डायग्राम में यहाँ पे ऐसे क्रॉस बना दिया। क्रॉस का मतलब अब इस पे करंट फ्लो कर गया, किस वजह से, फैराडे लॉ से जो ईएमएफ जनरेट हुआ था उस ईएमएफ ने करंट जनरेट कर दी। अब ये जब करंट जनरेट हो जाएगी तो इसको बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर होगी बच्चों ये बात। अब देखो चूंकि बच्चों हम लोगों ने सप्लाई कहाँ दी थी, सप्लाई हम लोगों ने स्टेटर में दी थी। करंट कहाँ पे जनरेट हो गया, करंट बच्चों देखो रोटर में अपने आप से जनरेट हो गया। रोटर में अपने आप से करंट जनरेट हो गया, इसीलिए बच्चों इसका नाम सेल्फ स्टार्टिंग है। क्लियर हो रही है चीज। तो सेल्फ स्टार्टिंग इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि रोटर कंडक्टर में हमें अपने आप से करंट मिल जाता है, इसीलिए इसका नाम सेल्फ स्टार्टिंग है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, रोटर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। सो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फैराडे लॉ से रोटर कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो रहा है फैराडे लॉ से, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, रोटर कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब वो ईएमएफ क्या करता है, चूंकि रोटर क्लोज सर्किट है तो वो ईएमएफ रोटर कंडक्टर में करंट जनरेट कर देता है, इसीलिए हमने इसको क्रॉस से इंडिकेट कर दिया। क्रॉस मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। अब रोटर कंडक्टर में अपने आप से करंट जनरेट हो जाता है उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, इसीलिए इसको हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कहते हैं। क्लियर हो गई बच्चे ये बात।
अब देखो, अब जब रोटर कंडक्टर में बच्चों इस तरीके से अपने आप से करंट जनरेट हो गया तो इसको डायग्राम बी कह दिया। अब इस करंट की वजह से क्या हो जाएगा, रोटर कंडक्टर का खुद का फ्लक्स हो जाएगा। तो बच्चे आपके पास इस तरीके से अभी स्टेटर का फ्लक्स पहले से ही है, इस तरीके से आपके पास स्टेटर का फ्लक्स बच्चे पहले से ही है। स्टेटर में जब आपने सप्लाई दी थी तो स्टेटर में फ्लक्स जनरेट हो गया था इस तरीके से, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था ऐसे सिंक्रोनस स्पीड से, जिसको हम लोग RMF कह रहे थे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब चूंकि बच्चों देखो रोटर कंडक्टर में करंट जनरेट हो गया, तो अब इस करंट की वजह से रोटर कंडक्टर का खुद का फ्लक्स हो जाएगा, जिसको बोलेंगे रोटर कंडक्टर हैज इट्स ओन फ्लक्स। तो रोटर कंडक्टर का फ्लक्स जो होगा, चूंकि रोटर देखो इस तरीके से है आपका शेप में, तो रोटर कंडक्टर का जो फ्लक्स होगा इसी के सराउंडिंग्स ऐसे होगा, इस तरीके से गोल गोल सा, जिसको हमने डायग्राम में इंडिकेट कर दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से जब रोटर कंडक्टर में करंट जनरेट हो जाएगा तो वो करंट क्या करेगा, फ्लक्स जनरेट कर देगा रोटर कंडक्टर का। तो इस तरीके से रोटर कंडक्टर का भी फ्लक्स हो गया। जैसा कि बच्चों देखो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल आपका कह रहा था, क्या कह रहा था कि मोटरिंग एक्शन के लिए दो फ्लक्स होने चाहिए, एक स्टेटर का दूसरा रोटर का। तो आपके पास देखो बच्चों अब दोनों फ्लक्स आ चुके हैं, एक स्टेटर का फ्लक्स है ये देखो, और दूसरा ये देखो रोटर का फ्लक्स है। अब ये दोनों फ्लक्स आपस में बच्चों देखो क्या करेंगे, ये दोनों फ्लक्स आपस में इंटरलिंक करेंगे। तो अब आपके पास दो फ्लक्स आ चुके हैं बच्चे, एक स्टेटर का फ्लक्स दूसरा रोटर का फ्लक्स। अब दोनों ही फ्लक्स आपस में क्या करेंगे, आपस में इंटरलिंक करेंगे। इंटरलिंक का मतलब अगर ये दोनों फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो एड अप हो जाएंगे। जब एड अप हो जाएंगे तो हाई फ्लक्स प्रोड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से आपका हाई EMF जनरेट होगा और हाई टॉर्क जनरेट होगा। अगर ये फ्लक्स अपोजिट में होंगे एक दूसरे के, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और आपका जो नेट फ्लक्स होगा वो लो मैग्नीट्यूड का मिलेगा, जिसकी वजह से लो EMF जनरेट होगा, लो टॉर्क जनरेट होगा और जो रोटर पे अप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आपके पास दो फ्लक्स आ चुके जैसा कि मोटरिंग एक्शन के लिए रिक्वायरमेंट थी। कौन कौन से दोनों फ्लक्स, एक स्टेटर का दूसरा रोटर का। अब दोनों फ्लक्स बच्चे क्या करेंगे, आपस में इंटरलिंक करेंगे। इंटरलिंक कर जाएंगे तो आपको रिजल्टेंट यूनिडायरेक्शनल एक ही फ्लक्स देंगे। तो अब अगर ये आपके फ्लक्स ऐड हो जाएंगे, इंटरलिंक होके ऐड हो जाएंगे, तो इस तरीके से ऐड हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी बच्चों तो उसको इस तरीके से क्या बोलेंगे, हाई फ्लक्स एरिया। जब हाई फ्लक्स एरिया होगा मीन्स जब हाई फ्लक्स जनरेट होगा तो फैराडे लॉ से हाई EMF जनरेट होगा और वो हाई टॉर्क जनरेट कर देगा। लेकिन अगर ये दोनों ही फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो दूसरे डायरेक्शन में इस तरीके से, दूसरे साइड में इस तरीके से आपका कम फ्लक्स मिलेगा। जब हाई फ्लक्स होगा तो इस तरीके से ज़्यादा फ्लक्स की वैल्यू होगी। जब लो फ्लक्स होगा तो इस तरीके से आपका ये रहा आपका लो फ्लक्स, इसको बोलेंगे लो फ्लक्स एरिया। आपका लो फ्लक्स हो गया राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका हाई फ्लक्स एरिया हो गया। तो दोनों फ्लक्स आपस में इंटरलिंक होंगे। अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो हाई फ्लक्स एरिया प्रोड्यूस करेंगे, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो लो फ्लक्स एरिया प्रोड्यूस करेंगे। अब बच्चों क्या होगा, ये दोनों फ्लक्स इंटरलिंक होकर नेट फ्लक्स दे देंगे हाई या लो। उसकी वजह से फैराडे लॉ से क्या हो जाएगा, नेट EMF जनरेट हो जाएगा। अब चूंकि यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स हो गया तो अब ये फ्लक्स क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा और रोटर कंडक्टर को कट कर रहा होगा, जिसकी वजह से फैराडे लॉ से क्या जनरेट हो रहा होगा, EMF। कैसा EMF होगा, नेट फ्लक्स के द्वारा जो EMF जनरेट होगा वो कैसा EMF होगा, नेट EMF। और वो नेट EMF बच्चों क्या जनरेट कर देगा, नेट टॉर्क। तो इस तरीके से आपके फ्लक्स इंटरलिंक होकर आपको हाई फ्लक्स दे देंगे। हाई फ्लक्स होंगे तो हाई टॉर्क मिलेगा और ये टॉर्क कहाँ पे इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ये टॉर्क आपका इस तरीके से रोटर पे अप्लाई हो जाएगा। जब रोटर पे अप्लाई हो जाएगा तब आपकी मोटर रन कर जाएगी और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपने उसको स्टार्ट होने के लिए दी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। ऐसे ही अगर आपका फ्लक्स लो एरिया होगा तो आपका नेट EMF लो होगा, जिसकी वजह से लो टॉर्क मिलेगा और आपकी मोटर मगर तब भी रन कर जाएगी, लेकिन टॉर्क लो होने की वजह से उसका बस टॉर्क लो होगा फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, और आपकी मोटर रन कर जाएगी। जब आपकी मोटर रन कर जाएगी तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से बच्चे पूरा जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इस तरीके से 4 डायग्राम पे बेस है। इस तरीके से ये रहे चारों डायग्राम। तो आइए एक बार हम दोबारा से कंक्लूड कर देते हैं आपको। 3 फेज इंडक्शन मोटर को ही बच्चों हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कहते हैं। दिस मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हो गई बच्चे बात। अब आपको मालूम ही है मोटर हैज 2 पार्ट्स, स्टेटर एंड रोटर। रोटर्स कंडक्टर्स आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल AC supply is given to the stator and rotating magnetic field is generated which rotates with the speed of synchronous speed, which is given by the formula NS is equals to 120F upon P, where F is supply frequency and P is number of poles. Now this rotating magnetic fields comes into the contact of rotor conductor, as rotor conductors are stationary, so there is a relative motion between rotating magnetic field and rotor conductor. Now according to Faraday law, this rotor conductor cut by the magnetic field and EMF is induced in rotor conductor. As rotor conductor are closed circuits, so
there is a current in rotor conductor. This current is induced with itself, that is why this is known as self-starting motor. Now due to this rotor current, rotor has its own flux as shown in diagram 3. Now these two flux which was required or necessary for the motoring action, now these two flux with interlinks with each other, they will interact with each other. If they will be in same direction, they will be add up and produce high flux area and produce high starting torque. If they will be in opposite direction, they will produce low flux, and this flux produce low EMF and low torque. This torque is applied to the rotor and rotor starts rotating and your motor will starts running. अब बच्चों इसके मोटर के एप्लीकेशन की बात कर लें. 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती हैं वो बेसिकली 2 तरीके की होती हैं, एक स्क्विरल केज, दूसरी स्लिप रिंग. बच्चे कोई भी जो मोटर होती है वो रोटर के नाम से जानी जाती है. जिस तरीके का हम लोग रोटर यूज़ करते हैं वैसी ही आपकी मोटर हो जाएगी. तो जब हम स्क्विरल केज रोटर यूज़ कर रहे होंगे तो आपकी स्क्विरल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर हो जाएगी. अगर हम स्लिप रिंग रोटर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्लिप रिंग मोटर हो जाएगी. क्लियर होगी बच्चे ये बात. तो 3 फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली 2 तरीके की होंगी, स्क्विरल केज और स्लिप रिंग. अगर हम स्लिप रिंग रोटर यूज़ कर रहे हैं तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो जाएगी. अगर हम स्क्विरल केज रोटर यूज़ कर रहे हैं तो स्क्विरल केज मोटर हो जाएगी. अब ये रोटर बच्चे बेसिकली टॉर्क के हिसाब से यूज़ होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क और लो टॉर्क, जैसा भी टॉर्क हमें चाहिए होता है उसी हिसाब से मोटर है. अब चूंकि ये दोनों ही स्क्विरल केज और स्लिप रिंग बच्चे ये 3 फेज इंडक्शन मोटर की कैटेगरी है, तो वर्किंग प्रिंसिपल तो दोनों का सेम ही होगा. क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है, 4 डायग्राम पे जो बेस है वो तो आपका सेम ही होगा. बस इसकी जो टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स है केवल वो अलग अलग होंगी. और जो 3 फेज इंडक्शन मोटर की कैटेगरी है वो रोटर के हिसाब से चेंज हो रही है. तो अगर हम स्क्विरल केज रोटर यूज़ कर रहे हैं तो 3 फेज इंडक्शन मोटर हो जाएगी स्क्विरल केज. अगर हम स्लिप रिंग रोटर यूज़ कर रहे हैं तो 3 फेज इंडक्शन मोटर हो जाएगी स्लिप रिंग टाइप की. क्लियर हो गई बच्चे ये बात. अब बच्चों कहने का मतलब यह है कि चाहे तो एग्जाम में आपसे स्क्विरल केज 3 फेज का इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछे या स्लिप रिंग का पूछे, आपको यही लिखना है क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल आपका यही है. अब आइए बच्चे जरा सा एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि कभी कभी एग्जाम में आपसे वर्किंग प्रिंसिपल विद एप्लीकेशन पूछ देता है. तो एप्लीकेशन में हम लोग बता देते हैं जो आपकी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है मॉडरेट या मीडियम टॉर्क के लिए एप्लीकेबल होती है, जैसे ड्राइविंग फैंस, वाटर पंपिंग मशीन, ब्लोअर्स, ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन, पेपर प्रिंटिंग मशीन एसेट्रा. तो इन सब जगहों पे हम लोग स्क्विरल केज मोटर को यूज़ करते हैं. जबकि स्लिप रिंग मोटर का जो टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है. सो इट कैन बी प्रेफर्ड इन लिफ्ट में आपको ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है, क्रेन्स में आपको ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है, कंप्रेसर में आपको ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है, हॉर्स में आपको ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है. तो इन सब जगहों पे आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज़ होती है. क्लियर हो गई.